नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और कल का जो दिन था वो सियासत की बात करें, राजनीति की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि कल दो बड़ी बैठकें हुई। एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई जिसमें विपक्षी एकता को दिखाने का कोशिश की गई, जिसमें 26 दल शामिल हुए। और वहीं दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, देश की राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें 38 दलों ने अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी दिखाई। और कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन रहा है पक्ष का और विपक्ष का, यानी कि सत्ता की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। और इसीलिए लगातार सबकी जो नजरें हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ हैं और इसीलिए लगातार ये सियासी समीकरण बिठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से जो आवाजें उठकर आ रही, चाहे हम सीताराम येचुरी की बात की, उन्होंने कल ही गठबंधन के बाद यानी कि मंच के बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो गठबंधन है ये हम राज्य में नहीं मानेंगे, राज्य में हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो यूपीए का जो नाम बदला गया है उसको लेकर कुछ उन्होंने नाराजगी जताई है। महबूबा मुफ्ती की भी आवाज उठने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य में जो है इस गठबंधन के फैसलों को नहीं माना जाएगा क्योंकि राज्य के जो सियासी समीकरण होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। स्थानीय मुद्दों पर बात की जाती है, अलग अलग सियासी पहलुओं पर बात की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि दल तो मिल गए हैं पर क्या दिल मिल पाएंगे? और अभी जो चुनाव में समय है वो समय बताएगा कि जो 26 दलों का एक जो महागठबंधन बनाने की कोशिश की गई है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। हालांकि जो अगली तारीख है 11 तारीख तय की गई है और मुंबई में जो बैठक होगी उसमें हो सकता है कि कुछ और फैसले लिए जाए। तो आज चर्चा में हम इसी बात का इस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या दल मिल गया है पर दिल मिलने में जो दूरी है वो कितना कुछ रंग लाएगी, क्योंकि समय बहुत कुछ कहता है। और कहा भी जाता है कि जब हम शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, जैसे कल का दिन रहा कि आज का शक्ति प्रदर्शन कल का परिणाम हो सकता है। ये सियासत में अक्सर ये कहा भी जाता है। तो आज इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल की जो बड़ी बैठक हुई, एनडीए ने 38 दलों के साथ एक बड़ी बैठक की देश की राजधानी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा में अपने मेहमानों से जरूर इस पर बात करेंगे। एनडीए में जो दल हैं वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर और हम विपक्ष की बात भी जरूर सुनेंगे और कुछ हमारे पास जो बाइट्स हैं वो जरूर सुनेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है एसएन सिंह साहब। एसएन सिंह साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। और दूसरे खास मेहमान है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। शुरुआत उमाशंकर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा, 26 बड़े दल उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आवाज उठने लगी है, सीताराम येचुरी ने उन्होंने कहा कि राज्य में हम नहीं मानेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रहे कि नहीं, राज्य की सियासत अलग होती है, वहां हम अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। इसके साथ साथ ममता बनर्जी भी कह रही है कि नहीं, वहां केंद्र के लिए तो गठबंधन ठीक है लेकिन राज्यों को नहीं मानेंगे। कैसे गठबंधन आगे चल पाएगा, क्योंकि अभी काफी समय है चुनाव को लेकर? देखिए संतोष जी, ये लोकसभा का चुनाव है और ये भी सत्य है कि तमाम दलों के साथ राज्य में हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये लार्जर प्रोस्पेक्टिव की बात है कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए इसलिए निकली हैं कि वो उसकी भुक्तभोगी हैं। प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और भी अन्य संवैधानिक संस्थान, विपक्ष के लोगों को नियंत्रित करने का जो खेल है उससे मुझे लगता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम दल इससे पीड़ित और प्रताड़ित हैं। आप देखिए किस तरीके से शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक एलाइज रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाला साहब ठाकरे जी के समय से, उसको भी इन्होंने तोड़कर दो फाड़ कर दिया। अजीत पवार जी को इन्होंने
अपने साथ मिलाया, जिसको 4 दिन पहले वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तमाम तरीके के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का असली जो चेहरा है वो है सत्ता की मलाई खाना है। उसके लिए भी गठबंधन के मेरा जो बातें आप कह रहे हैं, गठबंधन के तो ना मुद्दे रहे होंगे, ना गठबंधन में इन बातों पर चर्चा हुई होगी। हमें लगता है कि आपको नहीं लगता कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए इतना बड़ा गठबंधन बना है? मुद्दे अभी भी कुछ बहुत ऐसे मुद्दे नहीं आए जो देश की जनता के सामने आप रख सकें? नहीं, मुद्दे तो हैं। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा क्रोनी कैपिटलिज्म है, मुद्दा है जिस तरीके से अपने दो मित्रों के लिए पूरे देश को कुर्बान कर देने का खेल चल रहा है। तमाम ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो रेल हो, भेल हो, सेल हो, प्लेटफॉर्म हो, तमाम चीजों को आप देखिए किस तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया और इसका नुकसान दलितों और तमाम आरक्षण भोगी लोगों को हुआ है। कैसे बदल जाएंगे जब एक बड़े महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जो लगातार बयान आ रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार, ये राज्यों में मुद्दे कैसे बदल जाएंगे? एसएन सिंह जी कैसे जवाब देना चाहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर उमाशंकर जी कह रहे हैं कि मुद्दे हैं, पर उन मुद्दों के साथ जनता के सामने कैसे पहुंचेंगे? शायद अभी उनको नहीं, हम शुरुआत उमाशंकर जी के ही बात से शुरू करते हैं, लोकतंत्र से शुरू करते हैं, राजनीति से शुरू करते हैं। देखिए, राजनीति के 3 आधार होते हैं, नीति, नियति और नेता। कोई नीति अभी तक बन नहीं पाई, आगे भी बनने के आसार नहीं है। को नियति अच्छी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे दल इनके यहाँ आते हैं और कहते हैं कि भैया हमारी जब सरकार आएगी तो 370 पूरा बहाल कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोग ऐसा चाहेंगे। नेता का चुनाव हो नहीं पा रहा है और 2 बड़े आंदोलन भारत में आज तक हुआ। जेपी आंदोलन होता, जेपी आंदोलन से निकले हुए लालू जी, नीतीश जी, आगे उसी रास्ते पे मुलायम सिंह जी भी चलते हैं और सब लोग भ्रष्टाचार के और लोकतंत्र बचाने के नाते अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। आज एक देसी कहावत है कि बहुत सारे ऐसे खूंखार मनुष्य, जानवर एक घाट पे पानी तब पीने लगते हैं जब उनको लगता है कि अपने जान पे बढ़ाई है। अपने जान पे जब बनाई है, कोई चारा घोटाले में, कोई जो है दारू घोटाले में, कोई शिक्षा घोटाले में, कोई कोयला घोटाले में, जब इस तरह के सभी घोटालेबाज लोगों को लग रहा है कि हमारे जान पर बनाई है, ऐसे घोटालेबाज पार्टियां अगर एक होती हैं तो देश की जनता सवाल पूछती है, प्रदेश की जनता सवाल पूछती है, भैया टीएमसी आपका तो जन्म ही इसी आधार पे हुआ था कि आपने कहा था कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकलती है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निकलती है। तो आपकी विचारधाराएं अलग अलग थी। क्या ऐसा हो गया कि अपनी विचारधाराओं को तिरंजानी देते हुए ले पूछ रहा है कि टीएमसी तय करे कि कांग्रेस के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रहा है राजस्थान में, लेकिन मोदी जी को हटाइए, मलाई खाने के लिए सभी लोग एक जगह हो रहे हैं। एसएन सिंह जी, हम जरूर आएंगे कि उमाशंकर जी से ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर जब मुद्दे होते हैं तो राज्य में कैसे बदल जाते हैं? जब एक बड़ा गठबंधन होता है तो राष्ट्र के लिए वो अलग गठबंधन हो जाता है, अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण के हिसाब से सब लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर उस गठबंधन को नहीं मानते। इस पर जरूर आएंगे इसके, लेकिन विपक्ष ने क्या कुछ कहा है? कल की जो बड़ी बैठक हुई है उसमें विपक्ष किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको एक बार जरूर सुन लेते हैं। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना, एक ही काम है गवर्नमेंट का। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है। ये लड़ाई तो एक बार फिर देख लेते हैं कि
कौन किस पे कितना भारी है। 2019 के चुनाव की जब हम बात करें तो जब इन दलों की स्थिति क्या रही उस पर एक बार हम नजर जरूर डालें, तो उसके बाद हम उमाशंकर जी से इस पर जरूर पूछेंगे कि क्या जनता धीरे धीरे विपक्ष को दरकिनार कर रही है। इंडिया गुट दल 38 हैं, इंडिया गुट दल 26। इंडिया गुट की राज्य में 15 राज्यों में सरकारें हैं, सांसद 333 हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये आप अंतर समझ सकते हैं कि जो इंडिया गुट है और इंडिया गुट क्या है। राज्यसभा सांसद 111 हैं। अगर इंडिया गुट की बात करें तो राज्य में 11 राज्यों में सरकार है, सांसद 142 है, राज्यसभा सांसद 98। तो ये आप एक कौन किस पे कितना भारी है वो एक अंतर दिखाने का प्रयास किया गया। उमाशंकर जी कैसे देखते, क्या आपको अस्तित्व बचाने की लड़ाई है क्या कि विपक्ष की, कि धीरे धीरे जनता जिस तरीके से विपक्ष को दरकिनार कर रही, विपक्ष की विचारधारा से दूर होती जा रही है, क्या ये गठबंधन अपने खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? देखिए संतोष जी, आप ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बहुत अंतर नहीं है। 15 राज्यों में उनकी सरकार है, 11 राज्यों में हमारी सरकार है। हाँ, लोकसभा सीटों में अंतर है, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री जी सरकार चला चुके हैं और इन 10 सालों में 9 साल, चुनाव के समय 10 साल होंगे, तो इन 10 सालों में जनता इस बात को समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, धरातल की हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। महंगाई पर नारा देकर आए थे, बेरोजगारी पर नारा देकर आए थे, चीन को लाल आंख दिखाने की बात कह के आए थे। आज हर चीज से उल्टा ही तो कर रहे हैं। महंगाई ऐतिहासिक है, इतनी महंगाई देश में कभी नहीं। आपको हमें लगता है दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 5वीं हो गई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, विश्व में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान। हमें लगता है क्या सवाल यही उठता है कि क्या मतलब जो कांग्रेस है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है, कहीं तो समर्थन में है, कुछ तो सरकार की अच्छी चीजें दिखे। आप सीए का विरोध करते हैं, आप यूसीसी का विरोध करते हैं, आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप धारा 370 का विरोध करते हैं। क्या ये सिर्फ विरोध की राजनीति है? विरोध की राजनीति, अगर जनता महंगाई से त्रस्त है और विपक्ष उस पर आवाज उठाए तो ये क्या विरोध की राजनीति है? बिल्कुल विपक्ष। अगर चाइना, सुनिए संतोष जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर चाइना भारत के सीमा में आके घुस के बैठ गया हो और देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो क्या इस पर विपक्ष को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए? अगर अडानी प्रधानमंत्री जी के साथ विदेश के हर दौरे पर जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी इनको ठेका दिला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, वहां ठेका दिलाते हैं, बांग्लादेश ले जाते हैं, वहां ठेका दिलाते हैं, इजराइल जाते हैं, वहां डिफेंस की कंपनी जिसका अडानी से कोई लेना देना नहीं, डिफेंस का सारा कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान जाता है। तो क्या इस पर विपक्ष को प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए? और कहां देश आगे बढ़ा है? देश कहां आगे बढ़ा है? देश किनकी निगाहों में आगे बढ़ा है? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पलायन लगातार बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर जो हमारे समय 390 में था, आज वो 1200 रुपए का मिल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है या अडानी आगे बढ़ रहे हैं? 80 करोड़ लोग देश आगे बढ़ रहा है या अडानी आगे बढ़ रहे हैं या भाजपा और आरएसएस के लोग आगे बढ़े? अरे सुन लीजिए क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस को ये लगता था कि देश में कांग्रेस नाम रख लेने से, झूठा गांधी नाम रख लेने से देश की हुकूमत पूरे जीवन हम ही करेंगे। जब जनता ने अपनी चुनी हुई सरकार को ले आया और जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करता है, जो गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य करता है, जो गरीबों को आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करता है, जब रैपिड रेल आते हैं, डिफेंस कॉरिडोर आते हैं, 75 देशों को रक्षा उपकरण बेचे जाते हैं, जब बॉर्डर पे बड़े बड़े सड़कों का निर्माण होता है, तो कांग्रेस को लगता है कि नहीं, अब तो जो हमको गाली देकर आए थे उनके साथ भी चलिए, कैसे भी अपने आप को बचाइए। नहीं तो संतोष जी, जो तुष्टीकरण की राजनीति जीवन भर की है, जो धर्म की राजनीति की है, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए, जो बड़े बड़े दंगे और फसाद कराए, ऐसे लोग अगर एक साथ आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत। देखिए संतोष जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये जनता की सरकार है, जनता के लिए कार्य की है। आज देखिए लगभग 200 ऐसी सीटें हैं 2019 में, जिसमें 50% लोगों ने, इस देश की जनता ने, जिस लोकतंत्र को विदेश में जाकर कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये लोकतंत्र ही नहीं है, उस देश, पूरे दुनिया की जननी भारत जो लोकतंत्र की जननी है, 50% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को देती है। 303 और अलायंस लेते 353 सीटों को प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है कि
कि जनता को विकासवाद पसंद है, जनता को राष्ट्रवाद पसंद है, और इन्होंने कहा हम करते ही नहीं। अरे हम तो घोषणा पत्र में कहे थे कि जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए। हम कहते थे भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, हम उसको कर दिए। 3 तलाक पे हमने चुनाव के पहले ही कहा था, उसको लागू कर दिए। आज अंत्योदय की परिकल्पना अगर किसी सरकार में पूरी की गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, हम उमा शंकर जी से जरूर पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं, कि क्या आपको लगता है कि जनता आखिर कांग्रेस से किनारा क्यों करे? और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे कांग्रेस को जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है। लेकिन हम ये जरूर देख लेते हैं कि 2019 में आखिर ये जो 26 दल हैं, इनकी क्या स्थिति थी और इनका वोट प्रतिशत कितना था, इनके पास जो शक्ति है वो कितनी थी, उस पर एक बार हम जरूर नजर डाल लेते हैं। देखिए संतोष जी, एक उमा शंकर जी एक बार जी, 2019 में विपक्ष का प्रदर्शन किसमें कितना दम? कांग्रेस की बात करें तो सीट 52, वोट प्रतिशत लगभग 19.7%, यह अनुमानित है, लगभग है। और ये 26 दल हैं, उसमें से कुछ दल जो बड़े दल हैं उनका हम दिखा रहे हैं। डीएमके सीट 23, वोट प्रतिशत 2.3। ये जो 26 दल है जो कल इन्होंने बड़ी बैठक की है और एक गठबंधन, एक मंच पर दिल मिलाने की बात की है, ये 2019 में 19 के आंकड़े हैं कि आखिर उनकी उस समय कितनी स्थिति, क्या स्थिति थी, शक्ति कैसी थी। एआईटीसी सीट 22, वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 4.1। समाजवादी पार्टी सीट 5, वोट प्रतिशत लगभग 2.5% के आसपास है। उमाशंकर जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, सभी दलों की नजर 80 सीट पर है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आखिर कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश, एक समय ऐसा था कि जब यहां पर बड़ा जनाधार हुआ करता था, आखिर ऐसी नीति क्या थी कि आखिर जनता धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होती चली गई? देखिए, सिर्फ एक ऐसा मुद्दा था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार बनाने में सफल रही, और वो मुद्दा है बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति, धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई खूबी नहीं है, यही उनका ब्रह्मास्त्र है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को विभाजित करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता जरूर हासिल कर ली, लेकिन अब उस नफरत की राजनीति मोहब्बत की दुकान से पराजित होती हुई दिख रही है। आप कह रहे हैं अस्तित्व मिट रहा, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व मिटता हुआ दिख रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश 98% हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सरकार छीनकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। कर्नाटका में आपने देखा, कर्नाटका में भी, संतोष जी बात पूरी होने दीजिए, कर्नाटका में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से परास्त करके कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आप फैक्ट चेक करिए, 35 राज्यों के चुनाव, 35 चुनाव भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में लड़ी है, उसमें 31 चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में भी देखा कांग्रेस की स्थिति। आपने धर्म का जिक्र किया, मैं आपको कुछ आंकड़ा जरूर बता दूं कि अगर पिछले 2022 के हम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 22 करोड़ पर्यटक जो हैं वो आए हैं। वही धर्म, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, आप काशी को देखिए, पर्यटन और धर्म का क्या? बिल्कुल नहीं पहले संतोष जी, पहले कुंभ का मेला नहीं लगता था क्या? पहले लोग अयोध्या दर्शन करने नहीं आते थे क्या? संतोष जी मेरी बात आने दीजिए प्लीज। नहीं, आप गंभीर बात करें, मुझे जवाब दीजिए। पहले कुंभ का मेला नहीं लगता था क्या? 2014 के बाद कुंभ का मेला लगता हुआ, अयोध्या में लोग दर्शन करने नहीं आते थे, काशी नहीं जाते थे लोग, महाकाल नहीं जाते थे क्या? सब कुछ होता। जवाब ले लीजिए मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि धर्म और तुष्टीकरण के रास्ते पे चलते चलते नींद में भी इनको धर्म और तुष्टीकरण नजर आता है। AR अंतुले साहब इनके राज्य मंत्री हैं। 26/11 की घटना होती है, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन वो कहते नहीं ये तो हिंदू आतंकवादी थे, मुझे इस पर जवाब देना है। जो है हिंदू ऐसा करते हैं, ये कहे कि पहले नहीं कुंभ होता था, पहले राम की बात नहीं होती। नहीं साहब, डर के बात होती थी। रामायण जैसा धारावाहिक जब कोरोना कालखंड में दिखाया जाता है तो इनके पार्टी के कपिल सिब्बल जी चले जाते, कहते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इनके पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम की सत्ता ही नहीं है, राम सेतु तो है ही नहीं, इनके पार्टी में वो मंत्री रहे। इनके पार्टी के ही एक नेता कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो विदेशी नीति, रक्षा नीति,
सब ढुलमुल होती है। मनीष तिवारी जी इनके पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, अपने किताब में ऐसा लिखे हैं। मुझे लगता है कि अपने मुंह से बखान करने से ये सोचना चाहिए कि आज गठबंधन किसका और उत्तर प्रदेश की चर्चा आपने किया, उत्तर प्रदेश पे ये जवाब नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में आज देखिए सुरक्षा के मुझे जवाब देने दीजिए, कई बातें इन्होंने कही। इसी में एक सवाल मैं जोड़ दूं। 7 बड़े एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, आज डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश। आज इसी में एक मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, उमाशंकर जी आप जवाब दीजिएगा। अगर आध्यात्म अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है तो क्या दिक्कत है आपको? अगर आध्यात्म से लोगों को रोजगार मिलता है, आध्यात्म से लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, तो आखिर परेशानी क्या है? चाहे हम अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वही आध्यात्म जिस धर्म की बात करें, जिस आस्था की बात करें। संतोष जी देखिए, आपने प्रश्न को गलत ट्रैक पे डाल दिया। प्रश्न धर्म और आस्था पर नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि पहले भी कुंभ का मेला लगता था, इंदिरा गांधी जी खुद जाके बैठती थी, और अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा कुंभ में सम्मेलन इंदिरा गांधी जी ने अपने नेतृत्व में कराया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि धर्म आपस में प्रेम भाईचारा सिखाता है। धर्म मर्यादा का नाम है, धर्म बंधुत्व का नाम है। एको हम द्वितीयो नास्ति का नाम नहीं है, सिर्फ मैं हूं दूसरा कोई नहीं है। धर्म लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, प्रेम सिखाता है। भगवान राम की धनुष कंधे पर रहती थी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसको उतार कर हाथों में लाके दे दिया। इससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, रामायण की बात कहा इन्होंने, टीवी पर चलता है। भैया बना ही हमारे ही समय में, राजीव गांधी जी के समय में रामानंद सागर जी ने, रामायण हमारे ही समय बना, हमारे ही समय में टीवी पर प्रसारण हुआ, लेकिन हमने कभी धर्म का धंधा नहीं किया। ये धर्म का धंधा करते हैं, ये जाति का धंधा करते हैं। समस्या इस बात का है। और सुनिए, ये 26/11 की बात कर रहे थे, हेमंत करकरे जैसे शहीद का अपमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने 26/11 के हेमंत करकरे का अपमान किया। आप उस पर क्या बोलेंगे? आप तो बताइए, हेमंत करकरे का अपमान आपके सांसद ने किया, आपने उस पर क्या किया बोल दिया? आप बताइए ना। और आतंकवादियों की बात करते हैं, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, जहाज में बिठाकर सुगंधारी भाजपा के नेता कहते हैं। आईएसआई ने रेड कारपेट बिछाकर उनको वेलकम जो है वो जनता पार्टी ने किया। बगैर आमंत्रण निमंत्रण बिरयानी खाने प्रधानमंत्री गए थे कराची। कांग्रेस पार्टी ने तो पाकिस्तान से संबंध खत्म कर दिए थे। पाकिस्तान के चरणों में कई बार लेटे। मुशर्रफ को आपने बुलाया, परवेज मुशर्रफ को आपने बुलाया, नवाज शरीफ को आपने बुलाया, हाफिज सईद से मिलने आपने अपने लोगों को भेजा। आप हमसे उमाशंकर जी, आप संतोष जी, हम पेंशन लेने वाले लोग अंग्रेजों से हमको देशभक्ति सिखाएंगे। देश का बंटवारा, देश के अंग्रेजों की अंग्रेजों की अधिकार करने वाले कांग्रेस को देशभक्ति सिखाएंगे। ये अंग्रेजों के मुखबिर जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग कांग्रेस को देशभक्ति सिखाएंगे। अंग्रेजों के मुस्लिम लीग के साथ भारत से शांति के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने वाले लोग बंगाल में और सिंध प्रांत में सरकार कांग्रेस को देशभक्ति सिखाएंगे। ये इजाजत दे देता हूँ उमाशंकर जी, आपको बात मेरी बेशर्मी की हद देखिए, जो अंग्रेजों के चरणों में पाकिस्तान के चरणों में जाके लेट जाते हैं तो कांग्रेस को सही से मिलने वो कांग्रेस को सिखाएंगे। किया कांग्रेस ने 25 लाख चाइना की यात्रा 18 बार किया। चाइना को क्या लाभ है? चाइना से चाइना भारत के आगे घुस के बैठ गया और देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। चाइना अंदर आके घुस के भारत के भूभाग पर कब्जा करके बैठा है और देश का प्रधानमंत्री कहता कोई नहीं आया। हमारे 20 जवान आपके गलवान में शहीद हो गए, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है।
40 पुलवामा में हमारे सवालों से भागने 40 को जवान बच्ची- शहीद हुए ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा बेहतर उमाशंकर जी, क्या होगा? उमाशंकर जी, अरे प्लीज बेशर्मी तब प्लीज थी। उमाशंकर जी, जवानों को मारकर राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार उमाशंकर जी, देश ने देखा है। उमाशंकर जी प्लीज सवाल सुनिए, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। इस तरीके से अगर आप तेज आवाज में बात करेंगे तो आपकी जो बात है दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अपनी बात बिल्कुल कहिए, आपको पूरा समय मिलेगा। एसएन सिंह साहब जी, देखिए मैं नहीं सुनिए मेरी बात। अब मुझे जवाब जी, तो दे लेने दीजिए। 20 सेकंड आप जी जवाब 20 दीजिए। सेकंड मैं उमा क्या शंकर जी से रहा हूं? सवाल पूछना चाहता ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं जो अपने कालखंड में देश का बंटवारा करा देते हैं केवल हमने सत्ता तो के लिए। पाकिस्तान का बंटवारा किया, मैं बोला, आप पाकिस्तान के चरणों में लेट गए। हमने पाकिस्तान के 2 खंड कर लिए, आपने क्या किया? चरणों में लेट गए, बिरयानी कौन लेटा? अंग्रेजों के भी चरणों में लेटे अरे थे। पेंशन आप लेते थे, अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन आप लेते थे। आपको उस पेंशन कौन लेता थे? कौन लेता था बताइए? सावरकर पेंशन लेता था, कोई लेता था? जवाहरलाल पेंशन उमाशंकर जी, जवाहरलाल नेहरू उमाशंकर जी समय की बेहद बहुत करिए, समय बेहद कम है, समय बेहद कम है। उमाशंकर जी मेरी बात सुनिए, उमाशंकर जी, एसएन साहब आप सिखाएंगे देशभक्ति? भय बस जो आदमी ठीक है। अपना धर्म बदल लेता है ये हाँ, तो आप चरणों में लेट गए थे। धर्म बदल अंग्रेजों के रहा है। क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे। आपकी मुखबिरी के कारण देश को आजादी देर में मिली। देख लीजिए। अगर आप मुखबिरी नहीं करते, अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को कंट्रोल नहीं करते, तो देश बहुत पहले आजाद। सवाल ये है कि जो 26 बहुत पहले देश आजाद हो जाता वो है। दिल से लेकिन नहीं आपके पाएंगे। सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केशव चंद्र हेडगेवार ने देश की आजादी की लड़ाई को उमाशंकर कमजोर जी, किया। उमाशंकर और जी, आजादी कम से उमाशंकर कम जी, 15 साल बाद मिली। अरे नहीं तो ये देश 1935 में ही आजाद हो जाता। उमाशंकर ऐसी जी, बात इन बातों में अपनी बेशर्मियत और काले इतिहास को के साथ समझिए। आप जनता के सामने जाएंगे। उमाशंकर जी देखिए, इस तरीके की बात करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, हकीकत है ये, सच्चाई है। एक ही बात करते हैं, क्या सावरकर पेंशन नहीं लेते थे? क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी? क्या केशव चंद्र हेडगेवार ने लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने से रोका कि नहीं? हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। अरे गोलियां तो आप करवा दी, करण से कांग्रेस के सिद्धांत पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें भाजपा का क्या रोल है? आपने तो गोलियां चलवाई, दंगे भड़काए, लोगों को मरवाया। बिल्कुल समय नहीं है। एसएन साहब देखिए, आज बात ये थी कि 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, 26 दल के लिए, 26 दल के साथ विपक्ष और 38 दलों के साथ जो पक्ष ने बड़ी बैठक की, यानी कि एनडीए ने बैठक की। सबकी जो नजर है वो लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सबकी नजर है। आज समय की बेहद कमी रही और आज के कार्यक्रम में चाहे हम उमाशंकर जी की बात करें या फिर एसएन सिंह जी की बात करें, काफी विषयांतर हुआ, लेकिन मुद्दा वही है कि आखिर जो सभी दल हैं वो किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएंगे, और ये जो है जनता ही बताएगी, ये वक्त और समय ही बताएगा। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर विश्लेषण किया कि जो 2024 का चुनाव है, कौन किस पे कितना भारी है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कुनबा बढ़ाने की भी बात लगातार हुई, कुनबा बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।